जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 30 है। मैं आप लोगों को बता दूं कि डे 1 से लेके डे 22 तक हम लोग पूरा का पूरा मैथ, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का पूरा फुल चैप्टर्स कवर किया हो। वहाँ पे जाके वहाँ पे आप लोग देख लो। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर बचा है, वो आगे आने का टाइम में मैं जो 50 डेज है उसके बीच में मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके साथ साथ हम लोग का डे 23 से लेके कंटिन्यूस अभी तक हमारा बोर्ड क्वेश्चन ही चल रहा है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, जितने भी हम लोग का कंटिन्यूइंग व्यूअर्स है ना, उन लोग कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और आपको किस टॉपिक पे एग्जैक्टली वीडियो चाहिए। तो आप लोग अदर सोशल मीडिया में भी बोल सकते हो। तो आज हम लोग का डे 30 जो है ना, इसमें हम लोग बोर्ड क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग का 2020 का। तो जितने लोग देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि कंटिन्यूस बोर्ड क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। तो आप लोग का दोस्त भी यहाँ से बेनिफिट ले पाए। और इतना ही 50 दिन जो बोला हो ना, इसी 50 दिन में आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन करके जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग 2020 का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन में हमारा एमसीक्यू रहता, 12 मार्क का आएगा, 12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा ए है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर गेट। सिंपल सा चीज है, कोई भी शेयर होल्डर रहे, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर रहे, चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर रहे, सभी को डिविडेंड ही मिलता। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर है हमारा 0.2 डिविडेंड, ठीक है। स्टोन क्वेरीज, देखो जितना भी कोलरीज आइटम है ना, चाहे वो पेट्रोलियम हो, स्टोन क्वेरीज हो, या जितना भी माइनिंग वाला चीज जो है, वो एग्जैक्टली आता किस में? वो वेस्टिंग एसेट्स में आता है। क्यों? क्योंकि उसको यूज करते करते हम लोग का कंटिन्यूसली परमानेंट वो डिक्लाइन हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग डिप्लेशन मेथड में कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन में ये भी एक मार्क आएगा कि स्टोन क्वेरीज हो, आपका कोल माइंस हो, या फिर आपका जितना भी कोलरीज आइटम हो, या फिर पेट्रोलियम हो, तो उसमें एग्जैक्टली मेथड कौन सा यूज होता है? डिप्लेशन। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बताया गया, स्टोन क्वेरी जो है वो क्या है? वो एक वेस्टिंग एसेट्स है। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट सी, प्रीपेड इंश्योरेंस इज, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस अगर है, प्रीपेड दिया मतलब आप लोग को समझ जाना है कि वो एसेट्स है। लेकिन अगर अकाउंट्स पूछेगा तो याद रखना रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट है। क्लियर हो गया? उसका नीचे देखो ठीक आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया। अभी बताया था मैंने कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अगर दे तो हम लोग को क्या लिखना है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी। देखो न्यू मशीनरी जब हम लोग खरीदते हैं और उसके ऊपर जो भी खर्च है सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर आपका मशीन पुराना हो जाता है, उसको आप अगर रिपेयर करते हो तो आप लोगों का वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में ये देता है कि आप सेकेंड हैंड मशीन खरीदे और उसका रिपेयर कर रहे हैं, तो भी कुछ भी चीज़ अगर एसेट्स आप खरीद रहे हो ना, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या है? 0.2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद एफ में हम लोग क्या बताया गया? डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। अगर इनटेंजिबल में हो जाएगा तो वो अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा, राइट ऑफ आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या मिलता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। पॉइंट जो हमारा थर्ड है ये होगा हमारा आंसर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें यही मिलता है कि अगर हम लोग जैसे प्रॉफिट लॉस बनाते तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता था, सॉरी ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या? नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलता था। ठीक उसी तरीका से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमारा मिलेगा। उसके बाद एच में हम लोग क्या देखेंगे? डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंडक्ट ए हेल्थ कैंप। डोनेशन अगर मिल रहा है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमेशा याद रखना कि वो लाइबिलिटी है। क्लियर? ये एनपीओ चैप्टर में है, अच्छे से उसको देख के जाना, वहाँ से भी शॉर्ट टाइप आता है। तो डोनेशन रिसीव्ड जो है हमारा, लेकिन वो हेल्थ कैंप के लिए हम लोग को डोनेशन मिला है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लाइबिलिटी, मतलब 0.4 है हमारा आंसर, लाइबिलिटी। उसके बाद आता है व्हेन डेप्रिसिएशन, मतलब आई में दिया गया है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, जब भी हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDB मेथड में जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? हर साल वो घटते जाएगा। मैंने बताया था ना, जैसे मान लो आपका 50,000 का मशीन है,
ठीक है, उसका 10% के हिसाब से 5,000 रुपया घट गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 45,000 रुपया। अब नेक्स्ट टाइम जो हम लोग ओपन करेंगे वो 45,000 ही होता है, तो अब जो उसके पास डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, तो यहाँ पे 4,500 होगा। देखो 5,000 के अकॉर्डिंग ये घट गया कि नहीं, तो ये हर साल क्या होगा, घटते जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग एवरी ईयर। क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.2 डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आंसर में देखते हैं हम लोग, आंसर में सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद के में देखो क्या बोला गया, डिवेंचर होल्डर गेट्स। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। बहुत लोग यहाँ पे गलत करके आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे। डिवेंचर अगर है तो हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे, शेयर होल्डर अगर है, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो, उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड, और डिवेंचर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट, पॉइंट थर्ड में है। उसके बाद लिखा गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन लिeu ऑफ। सिंपल सा बात है, किसका अमाउंट से हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे कैश बुक को देख के यहाँ पे हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का सेकंड नंबर आते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग का क्या दिया गया है कि वन वर्ड आंसर हमें बताना है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हमारा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए का फर्स्ट, ठीक है, नेम द अकाउंट टू विच द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन उस अकाउंट का नाम बताओ जिसका बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ट्रांसफर होता है। लिखा है ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। तो कैपिटल फंड में, याद रहे, कैपिटल फंड में अमाउंट ट्रांसफर होता है, तो यही चीज, नेम द अकाउंट विच इज द बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कैपिटल फंड। क्लियर। पॉइंट सेकंड, विच एडिशनल अकाउंट इज ओपन इन एडिशन टू द कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। देखो 2 चीजें यहाँ पे पार्टनरशिप में बताया गया है, कैपिटल फिक्स्ड रहने से क्या होगा, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होने से क्या होगा। कैपिटल फिक्स्ड रहने से ना 2 अकाउंट होता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर का। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सा एडिशनल अकाउंट ओपन होता है कैपिटल अकाउंट के साथ, तो हम लोग का करेंट अकाउंट होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला गया, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन ए पार्टनर इज रिटायर। 2 चीजें ध्यान देना है आप लोग को, जब भी रेशियो पूछता है कि कौन सा रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, अगर रिटायरमेंट है तो याद रखना उसमें गेनिंग रेशियो होगा। क्लियर, क्यों क्या कैसे मैंने पार्टनरशिप में बताया है, ठीक है, वहां पे जाके आप लोग देख लोगे। ठीक, तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिटायरमेंट अगर हुआ तो हमारा गेनिंग रेशियो होगा। अगर कोई पार्टनर एंटर करता, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। दोनों चीजें बता दिया, आपका 1 मार्क यहां से आता है। उसके बाद पॉइंट बी में क्या बोला गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 1 सेंटेंस। देखो 1 सेंटेंस में भी देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, कंपनी जितना शेयर कैपिटल के लिए अपना मार्केट में इशू करने के लिए जितना अमाउंट, सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो निकालती है ना, उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हम लोग नॉमिनल भी बोलते हैं। तो द कंपनी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी कैन इशू टू द मार्केट, इसी को बोला जाता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है व्हाई इज रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ऑब्वियसली क्यों बनाते हैं, जब भी पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यू करने के लिए हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। यही ये सिंपल सी चीज है। When a new partner admitted or existing partner retire, the revaluation account prepared for किस चीज के लिए, द वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब रीवैल्यू हम लोग को करना पड़ेगा एसेट्स और लाइबिलिटी का। क्लियर हो गया। उसके बाद डिफाइन पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप हमें क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब यह है अकॉर्डिंग टू 1932 के हिसाब से, ठीक है, 2 या उससे अधिक, मतलब कहाँ तक होगा, अगर 92 के हिसाब से देखेंगे तो 100, और हमारा 2014 का हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम 50
है कि नहीं। तो 2 या उससे अधिक लोग जब एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग साथ में एक फर्म बनाएंगे तो उसे ही पार्टनरशिप बोला जाता है। और इस चीज में प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है एक एग्रीड वैल्यूएशन, मतलब एक एग्रीड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जस्ट लाइक 1:1, ठीक है, 1:2, 3:5, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा अग्रीड रेशियो, मतलब इसी में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। समझ में आया। और इस चीज़ में एक चीज़ मैंने एडिशनल बताया था पार्टनरशिप का चैप्टर का, जब मैं बेसिक्स बता रहा था उसे मैंने क्या बताया था, लेट मान लो कि 3 पार्टनर है A B C, अगर A B नहीं रहता है तो ये दोनों के एब्सेंस में C पूरा बिजनेस भी संभाल सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग को लिखना क्या है कि 1932 के हिसाब से 2 या उससे अधिक लोग जब एक साथ बिजनेस करने के लिए चाहते हैं, ठीक है, लेकिन 1932 एक्ट होना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि 1956 में तो कंपनी बन जाएगा, है ना। तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे और लिखेंगे कि हम लोग अग्री करते हैं कि बिजनेस चलाएंगे सारे के सारे लोग, मतलब ऑल मेंबर्स और बिहाफ ऑफ अदर मेंबर एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी वन कर सकता है। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब आता हम लोग करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ए लाइन इज ए करंट एसेट, ए लाइन नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे माइन होगा। तो माइन हमारा क्या है, अभी ना बताया था कि कोल माइंस वगैरह जो भी चीज़ हो, कोलरीज आइटम जो भी हो, आपका पेट्रोलियम चीज़ें जो भी हो, वो हमारा क्या होता है, वो वेस्टिंग एसेट्स होता है। उसको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो परमानेंटली डिक्लाइन हो जाता है, तो ये वेस्टिंग एसेट्स है। क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन, इनकम दिया गया है तो इनकम की जगह क्या होगा, एसेट्स होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, एसेट्स है। क्लियर हो गया। एनुअल रिपेयर टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि कुछ भी एसेट्स अगर हम लोग खरीदते तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बोल रहा है, मतलब पहले से बिल्डिंग है उसके ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं एनुअल रिपेयर। समझ में आया। तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब आते हैं बिट डी में। तो डी का पहला क्वेश्चन है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर, देखो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जब भी कंपनी कॉल करता है अपने शेयर होल्डर को कि आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट दे दो, फाइनल कॉल का अमाउंट दे दो, अगर कोई शेयर होल्डर नहीं दे पाता तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो वो ड्यू हो गया, तो ड्यू जैसे होगा ना तो वो बाद में कंपनी को तो मिलेगा ना, वो शेयर होल्डर अगर नहीं देगा तो वो फॉरफीचर करके दूसरे से ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाद में वो पैसा मिलने वाला है, जैसे डेटर से हम लोग मिलते हैं जब उधार देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया, कॉल्स इन एरियर इज एन एसेट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस। देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा हम लोग का बैलेंस कहाँ आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के हिसाब से आता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस हम लोग का हमेशा शो करेगा। इस चीज़ को याद रखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज अ डैक्स एक्सपेंडिचर। देखो यहीं पे बोला ना, एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, हम लोग एक एडिशनल चीज़ें लेके आए। सिंपल सा चीज़ है, कोई भी चीज़ें अगर आप खरीदोगे, कोई भी चीज़ एसेट्स अगर खरीद रहे हो तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया। तो हमारा ग्रुप ए यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में हम लोग को क्या देखना है कि 2-2 मार्क्स का आएगा 10। तो हम लोग 10 कैसे अटेंड करें, या पूरा का पूरा सीरीज देखो आप 10 का 10 अटेंड जरूर करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ग्रुप बी में, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया ना, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट से कितना हिस्सा देगा और किस हिसाब से देगा, उसी को बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आ रहा है। तो जब भी एक न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है, होने के बाद जो शेयर मतलब चेंजेस जो आता है, जितना प्रॉफिट जो उन लोग सैक्रिफाइस करता है, मतलब कौन, ओल्ड पार्टनर, उसी रेशियो को बोला जाता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट बी में देखो क्या बताया गया, व्हाट इज मींट बाय बैड डेट। बैड डेट का मतलब, देखो बैड डेट उड़ीसा में मैंने देखा है, खास करके अपने राउरकेला में लोग बैड डेट बोलते हैं, बैड डेट नहीं होता, बैड डेट होता है। तो यहाँ पे बैड डेट का मतलब क्या है, बैड डेट का मतलब ये है
कि जो हम लोग उधार दिए हैं किसी को, मतलब डेटर में से कुछ पोर्शन हमें रिटर्न कभी नहीं मिलेगा, मतलब हमारा पैसा डूब जाना। किसी को उधार दिए थे, अब वो दे नहीं रहा है और वो देगा भी नहीं, मतलब इररिकवरेबल, ठीक है, मतलब रिकवर नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इररिकवरेबल। क्लियर हो गया? तो जो रिकवर नहीं होगा उसे हम लोग बैड डेट बोल देते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रांस फी? देखो एनपीओ में क्या होता है, जब भी कोई न्यू मेंबर बिजनेस में ज्वाइन होता है, मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जब एंटर करता है तो उसे एक फ़ी देना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रांस फी। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट डी में बोला गया राइट एनी टू फैक्टर ऑफ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। देखो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जितना चीज़ है सब का सब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फैक्टर है, तो इसमें से कोई भी दो ठो लिख दोगे आप लोग। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय, ई में बताया गया व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या होता है, देखो जब भी कंपनी शेयर इशू करता है, मान लो इस हिसाब से इशू किया है, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 4 रुपया फर्स्ट कॉल में एंड 1 रुपया फाइनल कॉल में, है ना। तो यहाँ पे कोई शेयर होल्डर ऐसा है, जब कंपनी 2 रुपया मांगा था तो वो दे दिया, 3 रुपया मांगा तो भी दे दिया। तो देखो ये 3 रुपया देते समय वो क्या बोल रहा, नहीं मैं पूरा का पूरा पैसा दे दूंगा, मतलब अलॉटमेंट के समय में ही ये 5 रुपया वो एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। मतलब हम कॉल नहीं किए थे, हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का इसका भी पैसा वो अलॉटमेंट का टाइम में दे दिया, मतलब टाइम से पहले दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा बिट ई कंप्लीट होता है। उसके बाद एफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, देखो फिक्स्ड एसेट्स में हमारा 2 चीज़ें हैं, क्या क्या, एक हमारा टेंजिबल, दूसरा हमारा इंटेंजिबल। ठीक है, तो इनटेंजिबल भी डेप्रिशिएट होता है, टेंजिबल भी डेप्रिशिएट होता है, लेकिन इनटेंजिबल जब होता है ना उसको हम लोग अमोर्टाइजेशन या फिर हम लोग उसको राइट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक चीज़ ध्यान देना है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज हो सकता है। आप लोग रेगुलर यूज लिख सकते हो, फिजिकल हो सकता है, ठीक है, चाहे वो हमारा फंक्शनली हो सकता है। तो किसी भी चीज़ से डेप्रिशिएट होना मतलब फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। क्लियर हो गया? आप लोग क्या लिखोगे, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज। ठीक है, एक्सेप्ट इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स। इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स ना एग्जैक्टली घटता नहीं है, हमारे बुक में तो दे दिया है कि इमूवेबल मतलब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, बिल्डिंग तो घट जाता है लेकिन लैंड कभी नहीं घटता, वो हमेशा अप्रिशिएट होता है, लेकिन फिर भी बुक में दिया है तो बात की बात है, वो हम लोग को लिख देना है। तो डायरेक्टली आप लोग लिख दोगे डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी मैंने बताया कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, कंपनी जितना सोचा है कि हम लोग इतना रुपया का शेयर, मान लो 50,000 रुपया का शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इशू कर दिया 50,000 का, तो पब्लिक जितना एप्लीकेशन भेजा, अगर 50,000 के जगह में 50,000 ही एप्लीकेशन आ गया तो सब्सक्राइब कैपिटल, ये तो हमारा इशूड था, सब्सक्राइब क्या, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जितना है, मतलब पब्लिक कितना उसको सब्सक्राइब किया, अगर 50,000 होता है तो 50,000 हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और अगर अंडर अगर हो गया, मान लो 40,000 हो गया तो ये कम हो गया कि नहीं, तो इस बेसिस में इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारा क्या है, मतलब कंपनी में इशू द शेयर, द अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है, द पब्लिक अप्लाइड फॉर दो शेयर, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितना भी वो अप्लाई के लिए भेजे, मतलब पब्लिक जितना भेजता है उसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारा व्हाट एडजस्टमेंट एंट्री इज नेसेसरी फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम लोग का एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा, कुछ भी हो एक्सपेंसेस, जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मान लो वेजेस दिया है तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट आप लोग लिख दोगे, समझ में आ रहा। सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दोगे, मतलब जो भी चीज़ दिया आउटस्टैंडिंग में उसके हिसाब से आप लोग लिख दोगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग वेजेस इसको ले सकते हो, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है बिट आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगेसी। देखो लीगेसी का मतलब होता है क्या है, लीगेसी का मतलब होता है विरासत। अब विरासत का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मम्मी पापा को आपके दादाजी उनका जो जमीन जायदाद था वो चीज़ छोड़ के गए ना, ये होता है लीगेसी, विरासत में मिलना। ठीक है, कल को आपके मम्मी पापा आप लोग के लिए छोड़ के जाएंगे, फिर आप लोग जो है अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, तो ये है हमारा विरासत, लीगेसी। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना। तो ठीक उसी तरीक़ा से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एनपीओ में हमारा क्या होता है कि कोई मेंबर अगर डिसीज हो जाएगा, मतलब मर गया अगर, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट जो है ना, उसका अमाउंट हम लोग को लीगेसी में मिल जाता है, तो इसको हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, तो इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, लीगेसी। क्लियर हो गया। तो ये वाला अमाउंट जो हम लोग का है वो रिसिप्ट साइड लिखा जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर हो गया। पॉइंट जे। अब जे में हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ इज स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीटेड इन अकाउंट। तो स्पेसिफिक डोनेशन हम लोग का अकाउंट में कैसे ट्रीट होता है, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये देखो, जनरल डोनेशन क्या है, कोई एनपीओ में आया कुछ पैसा दान करके चले गया, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक क्या होता है, उन लोग बोल के जाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग का फर्नीचर के लिए है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन था ना कि आप लोग एक फंक्शन ही करोगे, कौन सा फंक्शन करोगे, एक कैंप लगाओगे, कोई भी कैंप लग सकता है, ठीक है, अवेयरनेस का हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, राउरकेला में डायरिया, उसके लिए आप लोग कैंप लगाओ कि आप लोग क्या क्या चीज़ करो, क्या क्या चीज़ नहीं करो तो डायरिया आपको नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो ये सब एनपीओ वाले लोग आगे करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं, बहुत लोग एनजीओ वाले करते हैं। खैर एनजीओ अलग है, एनपीओ थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना, कोई स्पेसिफिक डोनेशन अगर दिया गया है तो कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर डोनेशन दिया जाता है उसको बोला जाता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। क्लियर हो गया। ये हमेशा हम लोग लाइबिलिटी साइड लिखते हैं बैलेंस शीट का, याद रखना, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ इज स्पेसिफिक डोनेशन इज ट्रीटेड इन अकाउंट, कहाँ ट्रीट किया जाता है, हम लोग का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू होता है। क्लियर, मतलब मान लो कि हम लोग एक एस्टिमेट किए हैं कि 10 साल हमारा मशीन चलेगा, तो 10 साल के बाद हमारा मशीन का वैल्यू जो भंगार में बेचेंगे ना, समझ में आ रहा ना, तो जो भंगार में बेचेंगे, स्क्रैप में बेचेंगे, वो अमाउंट हो गया हमारा रेसिडुअल वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि फिर भी 10 साल हम लोग एस्टिमेट किए तो उसके बाद भी मशीन अच्छा है, तो उसको दे के दूसरा न्यू मशीन लेके आ जाता है, या फिर हम लोग बेच देते हैं, जितना पैसा हमें मिलता है उसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड क्यों किया जाता है, सिंपल सा चीज़ है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। देखो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, लेकिन पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जैसे उसको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के नाम पे, कमीशन मिलता है, सैलरी मिलता है, रिजर्व मिलता है, तो ये सब जितना चीज़ें हैं ये पर्टिकुलर पार्टनर का, फर्म का तो अलग चीज़ है, लेकिन पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखो प्रेफरेंस शेयर क्या है, मैंने बताया था कि एक प्रेफरेंशियल शेयर है कि मतलब हमारा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सिंपल सा चीज़ है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर पहले पैसा मिलता है तो इसमें बहुत कैटेगरीज है, मतलब हमारा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है, ये प्रेफरेंस शेयर का 2 पार्ट है, सिंपल सा बात है। तो जब यहाँ पे एक प्रेफरेंस शेयर में कोई पैसा लगाया तो उसमें एक डीड साइन होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब यह है एक टाइम पे आके हम लोग उस चीज़ को रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कर सकते मतलब अपना पैसा जो शेयर के नाम पे लगाए थे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जो कंपनी में वो
रिडीम्शन प्रेफरेंस शेयर वो जो डाला, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद निकाल लिया जाएगा, तो इसको बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा पॉइंट 4 में सबसे पहले दिया गया डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में हमारा डिफरेंसेस क्या है, ध्यान दो। ये मान लो इक्विटी शेयर और ये प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर में नहीं होता वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं कर सकता, जो अभी मैंने बताया। प्रेफरेंस शेयर वाला एक टाइम पे आके ये नो रिडीम्शन होता है, यहाँ पे हम लोग रिडीम कर सकते हैं अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो। क्लियर हो गया। देखो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड जो है वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, नो कैरी फॉरवर्ड। जैसे मान लो कि इस साल कंपनी लॉस में चल रहा है तो इसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है, पैसा मिलेगा। लेकिन लॉस में तो वो तो कंपनी तो दे नहीं पाएगा, तो उसका जो फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे मान लो इससे पहले आप लोग ये समझो कि देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, कंपनी कितना भी प्रॉफिट में हो लॉस में हो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना प्रॉफिट होगा उसी का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये नो फिक्स्ड होता है। क्लियर। तो अब इसके ऊपर जो हम लोग का इंटरेस्ट जो है ना, अगर लॉस में होगा तो कंपनी इंटरेस्ट कैसे देगा, मतलब डिविडेंड कैसे देगा। तो यहाँ पे मान लो इस साल नहीं दिया, 2024 में अगर नहीं दिया तो 2025 में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि 2025 में आप लोग मिला के दे देना अगर प्रॉफिट होगा तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये 4 डिफरेंसेस मैंने बता दिया, आप लोग कोई भी 3 लिख दोगे। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड हमारा क्या होता है, कैपिटल फंड में एक ही चीज है, एक्सेस एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। एनपीओ में अगर एसेट्स ज्यादा हो जाएगा लाइबिलिटी से तो उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस अमाउंट को, तो उसे हम लोग को कैपिटल फंड बोला जाता है। क्लियर। तो ज्यादा एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी कम है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है एसेट्स का उसको हम लोग कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। यही है हमारा कैपिटल फंड। उसके बाद नेम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़े थे, मैंने बताया था जब पार्टनरशिप पढ़ाया था उसमें मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड बताया हूँ, ठीक है। सबसे पहला नॉर्मल, दूसरा सुपर, तीसरा कैपिटलाइजेशन। ये 3 मेथड आप लोग लिख सकते हैं। एक चौथा भी है एन्युटी मेथड, लेकिन बुक में ज़्यादातर नहीं देता, अगर होगा तो आप लोग लिख दोगे, लेकिन हमें 3 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। एन्युटी भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद आता व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सिंपल सा चीज़ है, जब भी हम लोग का पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, मतलब जब कंपनी शेयर इशू करता है और पब्लिक ज़्यादा अप्लाई कर देती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो आ जाता है कंपनी के पास उसको जब रिजेक्ट किया जाता है ना, अगर उसे रिजेक्ट अलॉटमेंट में किया जाए तो इसी को हम लोग को प्रोराटा अलॉटमेंट बोला जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब देखो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम लोगों को क्या डिफरेंसेस है, सिंपल सा बात है कि बैलेंस शीट जो है ना वो एग्जैक्टली हमारा ट्रायल बैलेंस लेजर बनाने के बाद आता है कि नहीं। लेकिन हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो सिर्फ लेजर से ही बन जाता है। दूसरा चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि बैलेंस शीट जो है ना वो डबल एंट्री पे काम करता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ना वो सिंगल एंट्री पे काम करता है। तो आप लोग इसे लिख दोगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे मार्क्स। उसके बाद है व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो हम लोग का 2 चीज़ें था, हम लोग अभी तक तो 2 चीज़ें पढ़े, कैपिटल और रेवेन्यू। अब हम लोग का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, 1 मार्क आएगा जब हम लोग एक्सपेंस जो करें ना वो एसेट्स के ऊपर करें। तो किस टाइप के एसेट्स के ऊपर करें, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग का डे टू डे एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, या फिर करंट एसेट्स के ऊपर अगर हम लोग खर्च करें तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, जब हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर में, फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर जब हम लोग खर्च करें तो उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे देखो फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोला जाता है, जैसे मान लो कि हम लोग कंपनी का शेयर इशू किए, कभी प्रीमियम में कर दिए तो प्रीमियम में तो हमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन डिस्काउंट में कर दिए, डिस्काउंट में कर दिए तो 100 का जगह मान लो 95 मिलने लग गया, 90 मिलने लग गया। तो यहाँ पे देखो हम लोग 5 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग लॉस करके बेच रहे ना। क्यों बेच रहे, क्योंकि बाद में ये प्रॉफिट देगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स में जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम लोग
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने एडवर्टाइजिंग, हैवी एडवर्टाइजिंग का भी आप लोग को एग्जांपल दिया था कि हैवी एडवर्टाइजिंग अगर होगा तो वो भी हमारा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट, साल बाय साल हम लोग खर्च करते हैं। मान ले 5 करोड़ है, लेकिन बिजनेस अभी स्टार्ट किए तो 5 करोड़ को 1-1 करोड़ करके 5 साल में हम लोग दिखाते थे। तो उस टाइप का जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि फिक्टिशियस एसेट्स में। तो यहाँ पे हमारा जितना भी 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने पहले ही बोला है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है ना वो हम लोग एक ही बार सभी का सीरीज पूरा कर देंगे इसी 50 डेज के अंदर। तो आप लोग 50 डेज 90% चैलेंज को थोड़ा सीरियसली पढ़ो, डे 1 से लेके कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ। आप लोग को खुद पता चल जाए कि आप लोग का मार्क और आप लोगों का जो नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। आप लोग एग्जाम हॉल में बैठोगे, अच्छे से लिख के लाओगे और रिजल्ट में आपका पहले से बेहतर मार्क आएगा डेफिनेटली। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड